हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है 498A। आज मैं 498A की इतनी बृहद चर्चा करूंगा कि किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न बचेगा ही नहीं। तो शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक विवाहित जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई खटास आ जाए, कोई छोटी बातों को लेके आपस में विवाद हो जाए, तो उस विवाद को काफ़ी बड़ा कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसका परिणाम 498A का मुकदमा होता है। तो आपको शुरू से बताना चाहेंगे कि रिश्तों में यदि अल्प समय की थोड़ी खटास हो और उस दौरान यदि आपकी पत्नी आपके अपने मायके चली जाती है, घर चली जाती है, उस दौरान आपको संयम के साथ रहना है। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचती हैं तो उनके माता पिता, भाई लोग, वो लोग भी आवेश में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं कि कैसे ये कह दिए या कैसे मार दिए, हाथ उठा दिए, कुछ भी अपना। और उस दौरान यदि आपके पास फ़ोन आता है तो वो पूरे तैश में बात करेंगी। अच्छा, उसका नतीजा ये निकलता है कि आप भी तैश में जवाब दे देते हैं। जैसे ही आप तैश में जवाब देंगे तो वो छोटी सी खटास, छोटी सी बात वो गंभीर हो जाती है। और उस गंभीरता का ये नतीजा निकलता है कि वो थाने पे दरखास्त दे देंगी या किसी वकील साहब से मिलके कोर्ट पर दरखास्त दे देंगे। कुछ इस तरह का कृत्य हो जाता है, जिसका नतीजा 498 होता है। तो प्रथम दृष्टया आप इन चीज़ों को आप संभाल सकते हैं। जैसे ही 498 का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होने के लिए दरखास्त पड़ी थाने पर, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस दरखास्त में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, सारी डिटेल रहती हैं और थाने से आपके पास फ़ोन आएगा। थाने से आपके पास फ़ोन आए, बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि ये मुकदमे कहीं न कहीं कन्फ्यूजन के कारण या अल्प समय के खटास के कारण ये इस मुकदमे का दरखास्त हमारे सामने आई है। तो वो जैसे ही फ़ोन आएगा तो वो महिला सेल में सुलह समझौते की बात करने के लिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और जैसे ही सुलह की बात करने के लिए जहाँ भी बुलाया जाए, महिला थाने या एसपी ऑफिस, इन्हीं जगह पर बुलाया जाता है। आप जाइए, अपनी पूरी बात रखिए और बताइए कि क्या विवाद है या कि बहुत छोटा विवाद है, ये इस तरह का 498 का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ कहीं 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 अतिरिक्त रहती हैं। तो ऐसी दशा में यदि मुकदमा दर्ज हो जाए, आपके खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज हो गया, तब भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 7 साल के भीतर की सजाओं की धाराएं रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी इसमें बिल्कुल हो नहीं सकती है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके खिलाफ जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें आपकी घर वालों को भी उसमें मुलजिम बना दिए गए रहते हैं। जैसे आपके सिस्टर को मुलजिम बना देंगे, आपके भाई को मुलजिम बना देंगे, आपकी भाभी को मुलजिम बना देंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्वप्रथम आप जैसे माता पिता को मुलजिम बनाए हैं और भाई बहन, भाभी, इन लोग को मुलजिम बनाए, तो जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा हो, मतलब माता पिता का ये स्वाभाविक है, उम्र ज़्यादा रहेगी, सबसे पहले आप उनकी बेल डाल दीजिए। उनकी बेल डलवाने के बाद आप साथ में और परिवार लोगों की भी बेल डाल सकते हैं या उसके बाद डाल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जमानतदार एक साथ उपस्थित करना ये भी थोड़ा कठिन कार्य है। तो आप उसके बाद अपने भाई बहन और रिश्तेदारों का आप जमानत करा लीजिए और सबसे लास्ट में आप स्वयं की जमानत कराइए। और उस जमानत में अंतरिम अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र भी उसी के साथ इंक्लूड होना चाहिए। जैसे ही आपकी जमानत पड़ेगी, आप सरेंडर करेंगे और आपकी जमानत पड़ेगी, तो आपको अंतरिम जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा और उसमें 7 से 8 दिन की तारीख लगती है और उस तारीख पे आके आप फिर से अपनी जमानत को अपडेट करते रहते हैं। तो इस तरह से 4-5 पेशि चलती है। उसके बाद आपकी फाइनल जमानत हो जाती है। जैसे ही फाइनल जमानत हो गई, फाइनल जमानत होने के बाद फाइल एविडेंस पे आ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जितने भी मुलजिम रहते हैं, उन मुलजिमों का सबसे पहले चार्ज बनाने के लिए कोर्ट उनको बुलवाती है कि सबसे पहले चार्ज बन जाए।
तो पूरा जितने लोग उसमें मुलजिम बनाए गए हैं, आप आईओ से मिल के आप जिनका रोल बिल्कुल नहीं है और ज़बरदस्ती का उनको मुलजिम बना दिया गया है, तो आप आईओ से मिल के आप चर्चा कर लीजिए कि हमारी सिस्टर की तो शादी हो चुकी है, वो वहाँ पर रहती है, फला जगह रहती है, यहाँ पर तो वो कभी रहती ही नहीं है, उसको तो ज़बरदस्ती मुलजिम बनाएंगे। ऐसी दशा में आईओ करता क्या है कि वो जो फर्जी नाम आए हैं उन नामों को निकाल देता है। और जैसे कोई भाई पढ़ रहा है, बाहर रह के पढ़ रहा है, उसका भी नाम डाल दिए हैं, तो उसका भी नाम निकाल दिया जाता है। वो आईओ के समझ के ऊपर है, वो कैसी विवेचना करता है, क्या करता है, तो आईओ चाहे तो निकाल सकता है। और जैसे ही फाइनल चार्जशीट दाखिल हुई कोर्ट पे, तब उसके बाद आपका चार्ज बनने के लिए जो भी जितने भी मुलजिम रहते हैं उनका चार्ज बना दिया जाता है। जैसे ही चार्ज बनेगा, फाइल में जैसे ही चार्ज बनेगा, तो एविडेंस के स्टेज पे फाइल आ जाती है। एविडेंस के स्टेज पे सबसे पहले जो वादनी रहती है, वादनी मुकदमा, उनका सबसे पहले बयान होता है और उस बयान में आपके वकील साहब जिरा करेंगे। और जैसे ही बयान पे आई फाइल और वादनी ने अपने पूरे कथन को बताया कि हमको फला तरह से प्रताड़ित किए, दहेज की डिमांड किए, हमको मारे, कुछ भी जो भी अपना मन गढ़ंत या सही चीज़ें जो बताएंगी, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन पति पक्ष के जो वकील साहब रहेंगे वो करेंगे। और जैसे ही वो क्रॉस एग्जामिनेशन चालू होता है, उसमें बिंदुवार तरीके से धाराओं को तोड़ दिया जाता है, किसी भी प्रकार से उसमें संदेह उत्पन्न कर दिया जाता है। तो जो भी धाराएं रहेंगी, जैसे उसने मारपीट की बात कही है, तो मारपीट की बात को तोड़ने के लिए हम कुछ ऐसा उनसे पूछेंगे कि वो मारपीट को संदेह में ला देंगे, तो वो धारा नील हो जाएगी। उसी तरह से दहेज की 498A की धारा को 3/4 डीपी एक्ट, ये भी साथ में ही रहती है, तो इसको भी नील कर दिया जाता है। अच्छा, मैं कुछ एक्सेप्शन भी बताना चाहूँगा। इस दौरान 498 के मुकदमे में जबरदस्ती और सामने वाले को अधिक से अधिक प्रताड़ित किया जाए, इसके लिए उस 498 के साथ वो 377 को भी जोड़ दे रहे हैं। 377 चूंकि वो बड़ी धारा है, इस वजह से 377 को जोड़ दिए। अच्छा, इसके साथ ही और ही गंभीर कुछ लोग मुकदमे को बनाने के लिए उनके पिता को मुलजिम बना दिए, उनके पिता को 354 में मुलजिम बना दिए सेम मुकदमे में, तो और गंभीर बना दिए। ये जो भी मनगढ़ंत तरीके से मुकदमे का निर्माण किया जाता है, वो रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर देता है, पूरा ध्वस्त कर देता है। दोबारा से रिश्ता बनना वो बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हमारी खुद की एक प्रेयर है आम जनता से कि इस तरह का मुकदमा बिल्कुल मत बनाइए, जिससे आपका भविष्य ही चौपट हो जाए। तो आगे मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही एविडेंस में फाइल आई और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद गवाहों के भी बयान होंगे, उस पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तो फाइल 313 में चली जाएगी। उस 313 में एक तरह का चार्ज टाइप का ही बनता है, उसमें क्या क्या धाराएं बनी हैं इस बात को बताया जाता है। अच्छा, इस बीच में आप चाहें तो जो वादी पक्ष हैं, वादी पक्ष चाहे तो धाराओं को बढ़ाना या घटाना, या प्रतिवादी पक्ष चाहे तो धाराओं को घटाना बढ़ाना, इसकी भी दरखास्त धारा CRPC 319 के माध्यम से दिया जा सकता है। तो साथियों, इसके आगे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही 313 बना तो लोग डिफेंस का एविडेंस बहुत कम ही देते हैं। ऐसे में क्या कि फाइल जो है वो फाइनल आर्गूमेंट में आ जाती है, और फाइनल आर्गूमेंट में आने के बाद केस डिसाइड हो जाता है कि 498 साबित हुआ कि नहीं साबित हुआ। अच्छा, NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि मोर देन 95% दहेज प्रथा के मुकदमे
वो पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, जिसमें मुकदमा साबित नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 498 एक हौवा आ गया है। बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही हैं तो आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई सज़ा होगी। तो मित्रों, आपको इस 498 में और कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का अगर प्रश्न रह गया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। मैं विस्तृत में आपको एक नया वीडियो भी बना सकता हूं और शॉर्ट में कमेंट में ही आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद मित्रों। और साथ ही एक निवेदन और है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस चैनल को आपके जो मित्र हों या इस प्रकार से कोई किसी को प्रॉब्लम हो, आप उनके पास भी शेयर करिए। धन्यवाद।